हेलो एवरीवन, आज हमने अपने स्टूडियो में एक ऐसे गेस्ट को बुलाया है जो कि काफ़ी फेमस हैं, जिनके यूट्यूब पे 2 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और इंस्टाग्राम पे 4 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। और ये पिछले 8 साल से ट्रेडिंग कर रहे हैं और सक्सेसफुल ट्रेडर बनाने में लोगों की बहुत हेल्प कर रहे हैं। तो आइए आज जानते हैं उनकी कहानी, उनकी ज़ुबानी। हेलो अभिषेक जी। हेलो सर। कैसे हैं आप? एब्सोल्युटली फाइन। आप कैसे हैं? बहुत ही बढ़िया सर। तो थैंक यू सो मच पहले तो कि आपने इतना समय निकाला कीमती और आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों के लिए और आपके दर्शकों के लिए ये अपॉर्चुनिटी अवेल की। थैंक यू सो मच सर, आपके लिए भी कि आपने ये अपॉर्चुनिटी दी, क्योंकि देखो फ़र्क नहीं पड़ता है कहाँ पे बैठे हैं, अगर किसी और के जीवन में वैल्यू ऐड हो रही है तो आई थिंक उससे बड़ा विचार कुछ नहीं हो सकता है। राइट। तो सर, जैसा मैं मानता हूँ कि कोई भी लड़ाई में जीतने के लिए एक माइंडसेट का रिक्वायरमेंट होता है और मैंने कई सक्सेसफुल लोगों को देखा है और वो वहाँ पे मैंने ये पाया है कि एक खास बात होती है कि उनके जीवन में कुछ ना कुछ परेशानियां रहती हैं बचपन से लेके, जिससे कि वजह से वो लड़ना सीख जाते हैं और सक्सेसफुल होना सीख जाते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके जीवन कैसा रहा, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस तरीके से आप इस इंडस्ट्री में आए, तो पहले थोड़ा सा एलैबोरेट करिए। देखिए सर, लड़ना जीवन का फर्स्ट प्रायोरिटी होता है और सबको लड़ने पड़ते हैं अपने युद्ध, चाहे वो राम चाहे वो गौतम बुद्ध जी। ये चीज़ सबके साथ ही होती है जी। तो सबकी लाइफ की तरह मेरी लाइफ में भी स्ट्रगल्स थी। मेरा जो इससे पहले का जीवन है वो बहुत अच्छा नहीं था और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मैं तो एक तो गरीब पैदा हुआ, ये सबसे बढ़िया चीज़ है जी। क्योंकि अगर मैं पहले ही अमीर होता तो शायद मैं कोई भी स्किल की तरफ जाने में प्रॉब्लमेटिक मुझे लगता कि मैं जाऊं या ना जाऊं, क्योंकि मेरे पास सारी चीज़ें पहले से होती तो मेरे को दिक्कत हो जाती। मुझे ये लगा कि 10th तक जो मेरी पढ़ाई थी जी, वो एक ICSE स्कूल से रही है। ओके। और मैं पढ़ाई में एक ब्राइट स्टूडेंट था, लेकिन मुझे हमेशा से ये लगता था ना कि पढ़ाई से वो चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाएंगी मेरी लाइफ में जो मुझे करना है। क्योंकि पढ़ाई में बेसिकली मैंने भी ये देखा है कि वो लोग जॉब करने के लिए आपको प्रिपेयर करते हैं। जो सर्विस क्लासेस होती हैं, जैसे कि किसी को इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, पुलिसमैन बनना है, तो इस टाइप की पढ़ाई होती है बेसिकली। कहीं भी ऐसी पढ़ाई नहीं होती कि आपको ट्रेडर कैसे बनना है या कोई एंटरप्रेन्योरशिप की कोई पढ़ाई नहीं होती। सर, मेरा ये विचार था पढ़ाई को लेकर के कि पढ़ाई सर मुझे ना बाउंड कर रहा था और मैं ये देख पा रहा था कि जो भी पढ़ाई करने के बाद कुछ कर रहे हैं ना, उनके साथ मैं एक आइडल वाली फीलिंग नहीं ला पा रहा हूँ। तो एक पर्सनल थोड़ा सा ऐसा विचार था कि डिफरेंट हटके कुछ करना है। और हुआ ये था कि पढ़ाई करनी भी थी तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी कि मुझे 11th में ड्रॉप करना पड़ा, जिसकी वजह से मैं पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं कर पाया। और फिर मेरे पास कुछ ऑप्शन ही नहीं बचा कि पढ़ाई के रास्ते में जा नहीं सकता हूँ, तो मुझे अब एक ऐसी स्किल तो डेवलप करनी पड़ेगी जहाँ से अगर पढ़ाई वाले लोग जा रहे हैं तो मुझे एटलीस्ट कुछ उनसे बड़ा करने के लिए एक ऐसा काम ढूंढना पड़ेगा, करना पड़ेगा जहाँ से वो मैं डिस्टेंस खत्म कर पाऊँ। तो 11th मतलब आपने ड्रॉप कर दिया, उसके बाद में आपकी पढ़ाई रुक गई वहाँ पे? सर, मेरी पढ़ाई कंप्लीटली स्टॉप हो गई। फर्स्ट ऑफ ऑल आई यूज्ड टू प्ले बैडमिंटन। मैं बैडमिंटन खेलता था, मुझे पहले खिलाड़ी बनना था, ट्रेडिंग दूर दूर तक नहीं था। तो खिलाड़ी बनने के लिए सर क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है और उसके बाद पैसा भी लगता है। राइट। तो 11वीं तक मेरा ये विचार था कि पढ़ाई मुझे इसलिए नहीं करनी कि मुझे खिलाड़ी बनना है, छोड़ने का मेरा बिल्कुल प्लान नहीं था। एंड आई हैव ऑल्सो प्लेड नेशनल्स वगैरह बैडमिंटन में। ग्रेट। एक आध छोटे मोटे जो रूरल नेशनल्स होते हैं वो मैंने प्ले किए हैं। हालांकि वहाँ पे से भी मैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से रुक गया, क्योंकि छोटी उम्र में मेरे साथ ट्रेजेडी हो गई थी कि मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे और उसके बाद मदर को भी मुझे लॉस करना पड़ा था। तो इस रीज़न से मेरी पढ़ाई छूट गई 11वीं में और मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं बचा कि मैं छोटे मोटे काम करके पहले तो खुद ही सर्वाइव करूं, उसके बाद जाके ढूंढूं कि कुछ बड़ी चीज़ें हो जाए। ओके। तो सिबलिंग्स वगैरह आपके? एक ही सिबलिंग है मेरे, जो मेरे साथ में ही है। ओके। और बाकी ग्रैंड मदर थी, अंकल थे, आंट थे। बट फिर भी सर किसी पे बोझ बनने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप खुद का कुछ काम ढूंढ करके करें। तो मेरे मन में ये था कि अब मैं जो भी करूँगा, मैं बोझ तो नहीं बन सकता, तो मुझे खुद कुछ ना कुछ चीज़ ऐसी ढूंढनी पड़ेगी जो मुझे करनी है। ग्रेट थॉट। तो फिर कैसे जीवन आगे बढ़ा? फ्रॉम दैट डे, अब देखो सर, मेरे पास कोई काम धंधा तो है नहीं और हमारे देश में क्या होता है या कहीं पर भी सबसे पहले आपकी डिग्री मांगी जाती है। भाई आपके पास कौन सी डिग्री है तब आपको नौकरी देंगे। स्किल्स की कोई कीमत नहीं है। आपके पास कोई भी स्किल्स है वो अब बदल रहा है, जो ये जेनजी का विचार है, जो कि अच्छी चीज़ है। लेकिन वहाँ उस पर मैं सर भूल चुका था कि अब मेरी कहीं नौकरी लगनी है। तो नौकरी जो बोलते हैं कि नौकरी, मेरे लिए तो वही खत्म हो गई है, क्योंकि मैंने तो पढ़ाई छोड़ दी है, जो फर्स्ट एक क्वालिफिकेशन है नौकरी की। तो सर मेरा एक फ्रेंड था, उसने मुझे बोला कि यार अगर कुछ नहीं भी कर रहा है तो तू मेरे साथ आकर के डोर टू डोर मार्केटिंग कर ले। तो कुछ प्रोडक्ट्स बेचेगा, तुझे उसकी कमीशन मिलेगी और तू कम से कम खुद को सर्वाइव भी कर पाएगा।
तो बात ये नहीं थी कि मैं प्रोडक्ट्स बेच के पैसा कमाना चाह रहा था, बात ये थी कि दिन का खाना और शाम की चाय का जुगाड़ किसी के घर जाके ही हो पाता था। तो हम ऐसे ही टाइम पे लोगों के घर जाना शुरू करते थे, लगभग 1:30-2 बजे के आसपास, जब कोई खाना खा रहा है। क्योंकि पहाड़ों में क्या होता है सर, जब आप किसी के घर जाओगे ना तो लोग आपको हमेशा पूछेंगे कि अरे हम खाना खा रहे हैं, काम करो, तुम भी बैठ जाओ। तो हम इसीलिए लोगों के घर पे उस टाइम पे जाते थे, क्योंकि हमें बेचना तो आता है नहीं, ना हमारे पास कोई ऐसा तगड़ा प्रोडक्ट जिसके लिए लोग पागल हो रखे। तो हम लोगों के जाते ही घर इसलिए थे कि वहां पे लोग हमें बोल दें कि आओ तुम भी चावल और दाल खा लो। और शाम को 3-4 बजे के आसपास रहते थे तो हम अपनी पिच नहीं देखते थे, हम ये देखते थे कि भाई इन्होंने चाय चढ़ा दी नहीं चढ़ाई। तो जब चाय आएगी, नमकीन आएगी, तो हम बोलते थे ठीक है जी, अब नहीं पसंद आ रहा तो क्या करना। हम कभी फोर्स नहीं करते थे किसी को। तो बस चाय पी, खाना खाया, और बस थोड़ा बहुत जो बन रहा था वो सैलरी, बेसिक सैलरी जो मिलती थी, उससे ही अपना गुजारा हो पा रहा था। लेकिन सर ऐसा था कि अंदर से ये था कि कुछ ना कुछ जरूर करना है, बट क्या था कि फाउंडेशनल एजुकेशन थी नहीं। देखो मैंने पढ़ाई छोड़ दी, मेरा MBA नहीं, मेरा कुछ नहीं, मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं, कोई गॉडफादर नहीं। तो मुझे ये बस ये था अंदर से कुछ करना है, लेकिन क्या करना है वो मेरे को अभी तक भी आइडिया नहीं था। तो मैंने सारी चीजें लाइफ के ऊपर छोड़ दी और जो अपॉर्चुनिटीज आई बस मैं वो करता रहा। अच्छा, मतलब जितनी भी अपॉर्चुनिटीज आई आपने सारी ग्रैब की? मैंने सारी ग्रैब की। और उसके बाद में फिर आपने एज एन ऑप्शन ट्रेडिंग को चूज किया? बिल्कुल। ऑप्शन ट्रेडिंग से भी पहले सर मेरे जीवन में इतने हर्डल्स आए। मुझे ये लगता था कि जीवन में आदमी को बीच का हिसाब कभी नहीं रखना चाहिए, या तो कटोरा या फिर कार। या तो आप बिल्कुल नीचे दब जाइए और या फिर सबसे ऊपर चले जाइए। तो मेरे दिमाग में, एक 16-17 साल के बच्चे के दिमाग में यही था कि यार सब किसकी इज्जत करते हैं। तो मुझे 2 लोग ऐसे दिखते थे जिनके पीछे लोग पागल होते हैं। एक तो नेता के पीछे जी। अब मैंने भाई अपनी नेता की जर्नी कुछ बनाई नहीं, अपनी लाइजनिंग कुछ रखी नहीं लोगों के साथ, ना मुझे उस टाइम किसी से बात करनी आती थी। राइट। तो मैंने ये सोचा, दूसरा है सेलिब्रिटी। तो बस इसी पागलपन में मैं बम्बई चला गया था। तो मुझे ये था कि अब मैं जा करके बस यहाँ पे, अब जैसे शाहरुख खान ने किया है, चाहे वो प्लेटफॉर्म पे सोया है, चाहे वो ट्रेनों के सफर में रहा है, लेकिन अब मुझे एक्टर बनना है। लेकिन जीवन की चाबी मेरी वहीं भी नहीं चली। मैंने 6-7 महीने इतने ऑडिशंस दिए हैं, चाहे भोजपुरी फिल्म में लीड एक्टर हो, चाहे किसी एड में किसी बाइक का रोल हो, बट मेरे साथ वहां पे ये होता था कि मैं जिस भी स्टूडियो में जाता था मुझे दरवाजे से ही बोल देते थे कि नॉट फिट। वहां पे एक वर्ड होता है नॉट फिट, क्योंकि शायद से मेरा चेहरा, जैसे मैं रिच लुक के लिए गया था एक बार कि भाई रिच लुक के लिए एक बंदा चाहिए वहां पे, तो उनको चाहिए था 6-6.5 फीट का बंदा, गोरा चिट्टा अमीर परिवार का। अब मैं धूप में घूम करके आ रहा हूँ, शर्ट मेरी फटी हुई है, चप्पल पहन के मैं गया हूँ, तो रिच लुक तो वैसे भी नहीं है। तो दरवाजे से ही वो मुझे ना अपना टाइम वेस्ट करने देते थे, ना उनका होता था, तो मैं दरवाजे से ही रिजेक्ट हो जाता था। ओहो, तो रिजेक्शंस आपकी लाइफ में काफी रहे हैं? बहुत सारे रहे। तो फिर 6 महीने बाद आपने क्या किया? 6 महीने बाद मुझे बम्बई की हवा लगी और बम्बई ने मुझे गिफ्ट दिया जिसे बोलते हैं डेंगू। तो जब मुझे डेंगू हो गया तो मेरे पास कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं था कि मैं वहां पे अपना इलाज करा पाता। तो मैंने वहां से फ्लाइट कराई अपनी जल्दी से जल्दी। अपने अंकल ने मुझे मेरे बहुत सपोर्ट किया है, जो मेरे चाचा जी हैं, और मैं घर वापस आ गया। लेकिन मेरे साथ सर एक चीज हुई है कि मैंने जो भी काम किया है ना, वहां पर एक चीज मैं अपने साथ लेकर के आगे बढ़ा हूं। राइट। जब मैंने वो सेल्स करी थी तो मैं एक चीज बताना आपको रह गया कि मुझे बहुत ज्यादा एक फोमो का विचार मेरे अंदर आता था कि मेरे जो साथ के स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे साथ के दोस्त थे, वो ठीक ठाक फैमिली से थे, उनके परिवार भी कुछ ना कुछ उनके लिए कर रहे थे, तो उनपे अच्छी बाइकें थी, उनपे अच्छी गाड़ियां थी, अच्छे फोन्स थे, मेरे पास थे नहीं। राइट। तो मुझे एक बहुत अच्छा आदमी, जो शायद से मेरा बहुत सगा था, मेरा अपना था, उसने मुझे क्रेडिट कार्ड दे दिया। ग्रेट। वो था एक सेल्समैन। अब उसने बातें ही ऐसी करी कि मुझे लगा कि भाई इससे ज्यादा जरूरी आदमी मेरे जीवन में कोई है नहीं। तो उसने मुझे क्रेडिट कार्ड दिया और बोला कि आपको जो मर्जी करनी है इससे खर्चा करो। बट मुझे उसका आगे पीछे का पता नहीं था कि इसमें इंटरेस्ट लगता है, इसमें ये होता है। तो अमीर ना होने के कारण मैंने अमीर दिखने जैसी पर्सनैलिटी अपनी बना ली। मैंने आईफोन ले दिया, मैकबुक ले दिया। अब मैं इसी वजह से कर्जे में चला गया लगभग 8 से 10 लाख रुपए के, क्योंकि वो इंटरेस्ट महीने के हिसाब से डबल होता रहा। राइट। और लैक ऑफ प्रॉपर एजुकेशन, लैक ऑफ फॉर्मल एजुकेशन, मुझे पता ही नहीं था इंटरेस्ट कैसे काम कर रहा है, कैसे उसको वापस करना है। मैं छोटा मोटा कमाता भी था, उसमें लिखा था मिनिमम ड्यू दे दीजिए, तो मैं मिनिमम ड्यू देता था, वो इंटरेस्ट उतना ही लग के वापस हो जाता था। तो मैंने थोड़ा बहुत अपना सामान बेचा। मैंने एक बाइक भी ली थी उस टाइम 1.5-2 लाख रुपए की, क्रेडिट कार्ड के ही फाइनेंस वगैरह पे। अच्छा। वो किस्तें मैं कभी नहीं दे पाया था। तो उस बाइक को बेच करके जो थोड़ा बहुत पैसा आया उसको लेकर के मैं मुंबई गया था। अब मुंबई मेरे पास 2 चीजें थी, एक वो आईफोन और एक वो मैकबुक। तो वहां जब मैं एक्टिंग कर रहा था तो मेरे साथ एक लड़के रहते थे एंड वो वीडियो एडिटिंग करते थे। तो जब वो वीडियो एडिटिंग करते थे मैं देखता था, मैंने कहा ये वीडियो एडिटिंग में क्यों लगा हुआ है बंदा, इसके पास इतना क्या है, इतना टाइम कि भाई ये वीडियो एडिटिंग में लगा हुआ है। मैंने कहा आप ये क्यों करते हो? कहते मुझे पैसा मिलता है। मैंने कहा कितना पैसा मिलता है? कहते 1000 रुपए पर मिनट।
मैंने कहा 1 मिनट का आपको 1000 रुपये मिल जाता है? कहते हाँ। तो मैंने उनके साथ थोड़ी बहुत चीजें छेड़नी शुरू कर दी। कमिंग बैक टू द पॉइंट, जब मैं बम्बई से वापस आया, मेरे पास कोई काम नहीं, कुछ नहीं, मैं सबसे छोटा आदमी, मैं परिवार से आंखें नहीं मिला पा रहा हूँ कि यार मैं क्या कर रहा हूँ अपनी लाइफ में, लॉस्ट हूँ, पढ़ाई छोड़ दी ऐसे डिसीजन पे कि मैं कर लूंगा अपनी लाइफ पे, लेकिन हो कुछ पा नहीं रहा। तो वहां से एक मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट देखी और उस पे लिखा था लुकिंग फॉर अ वीडियो एडिटर। तो मैंने जब वो पोस्ट देखी, मैंने उन्हें भेजा। अब ना मेरे को सेल्स आती थी, लेकिन सेल्स से मैं कहीं ना कहीं मैकबुक लेकर के बम्बई चला गया। ना मुझे वीडियो एडिटिंग आती थी, लेकिन मैंने टच कर ली वीडियो एडिटिंग और मैं आकर के अपने घर आ गया। अब यहाँ पे वीडियो एडिटिंग कनेक्ट हो गई, तो मैंने इन्हें बोला मैं एडिटर हूँ। इन्होंने बोला काम भेजो। मैंने कहा काम हम दिखाते नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े काम किए कॉर्पोरेट के लिए। तो मैंने कहा कॉर्पोरेट वाले मना करते हैं, उन्होंने पूरे साइन करा रखे हैं एग्रीमेंट। कह रहे आप एक काम करो, वीडियो एडिट करके दे दो एक, और बढ़िया लगेगी तो हम पैसा देंगे। तो मैंने उनको एक बढ़िया वीडियो एडिट करके दी, मेरे हिसाब से जो बढ़िया थी। अब उन्हें पसंद आई या नहीं आई, भगवान की दया से वो वीडियो उनके चैनल पे चल गई। तो उन्हें लगा कि इसकी एडिटिंग इतनी तगड़ी है, बल्कि वो ऊपर वाले ने मेरा सपोर्ट किया है कि एडिटिंग इसकी इतनी तगड़ी है कि भाई इसका काम तगड़ा है। तो उन्होंने बोला भाई कितना लोगे? मैंने कहा देखो हम बहुत महंगी वीडियो एडिटिंग करते हैं, लगभग 3000 रुपये पर मिनट, तो इतना तो हम नहीं दे पाएंगे। उन्होंने कहा, मैंने कहा तो फिर कितना दे पाओगे? कह रहे आप हम पर वीडियो का आपको 3000 रुपये दे देंगे। तो मैंने जो ये चीज देखी थी कि इससे पहले जो मेरे छोटे मोटे कनेक्शंस थे वो 700 रुपए की वीडियो कर रहे थे, 1 घंटे की एडिट। अब ये लोग मुझे 5 मिनट का 3000 रुपए दे रहे हैं। तो ये मेरे लिए सबसे पहली एक ऐसी सैलरी थी, मैं भूलूंगा, जिसपे मैं सबसे बड़ा महसूस कर रहा था। मुझे घर पे रहना था, काम करना था, और एक वीडियो एडिट करने का मुझे 3000 रुपये मिलना था। तो मतलब वहाँ से बेसिक की स्टार्टिंग हो गई थी, और आप सैलरी कह रहे हो, मैं समझूंगा कि ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी थी जो आपने ग्रैब की थी। बहुत बढ़िया थी सर, और ऊपर वाले का सारा सहयोग है, उन लोगों का सहयोग है जिन्होंने कम काम में भी मेरे को इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी मेरे सामने रखा। नहीं, आपने डिटेलिंग पे फोकस किया, इसी वजह से आप कर पाए ना। एब्सोल्युटली। अगर आप डिटेलिंग में फोकस नहीं करते तो फिर नहीं होता। और एक चीज़ आपकी जर्नी से मुझे समझ में आती है कि जैसे हम लोग कहते हैं कई बार कि आदमी के साथ में 2 ही चीज़ें होती है अगर कोई काम करता है, या तो वो जीतता है या वो सीखता है। सही बात। तो आपने जहाँ पे जीता नहीं, वहाँ पे आपने सीखा, उसकी वजह से आप ये कर पाए। एब्सोल्युटली। तो ये जो एडिटिंग का काम है, ये कितने साल तक आपने किया? अब मुझे ये लग रहा था सर कि मैं ये काम अब जिंदगी भर कर सकता हूँ। ओके। बट मुझे ये नहीं पता था कि मेरी लाइफ में हर बार कुछ ना कुछ काम बंद होता है। अब शायद मुझे, जो आपने बोला, या तो आदमी जीतता है या सीखता है, तो मुझे लाइफ बार बार सिखाना चाहती है। मैं लाइफ का सबसे बेस्ट स्टूडेंट हूँ शायद। ऐसा होता है ना, अपने बच्चे को सबसे ज्यादा प्यार होता है, बट जीवन का प्यार करने का तरीका अलग है। तो मुझे लग रहा था कि अच्छी चीजें चलेगी, तो मैंने उन्हीं के थ्रू 2-3 क्लाइंट्स और अरेंज कर लिए। तो मैं लगभग 60-70 हज़ार रुपये महीने का कमाने लग गया था। सब कुछ मिला करके मैं रात भर सोना भी बंद कर चुका था, क्योंकि मेरे को सर अपने सर के ऊपर से लोन हटाना था। मैं परिवार की हेल्प नहीं चाह रहा था उसमें, बल्कि वो कर भी नहीं पा सकते थे, क्योंकि उनकी खुद ही छोटी छोटी गवर्नमेंट जॉब है जहाँ पे 30-40-50 हज़ार रुपये मिलता है। तो मैं प्रेशर नहीं बनना चाह रहा था किसी के ऊपर अपनी गलतियों के कारण। तो मुझे था कि मैं इससे लोन क्लियर कर लूंगा, लेकिन मुझे ये भी था कि मैं 50,000 रुपये जीवन भर नहीं काम कर सकता। राइट। क्योंकि जब मैंने पढ़ाई छोड़ दी, इतना बड़ा डिसीजन है। अब देखिए सर, एक आदमी जो इंजीनियरिंग कर रहा है जी, वो इंजीनियर बन सकता है, जो डॉक्टरी कर रहा है वो डॉक्टरी कर सकता है या डॉक्टर बन सकता है, जिसने कुछ नहीं किया वो कुछ भी बन सकता है। वो कुछ भी बन सकता तो वो कॉन्फिडेंस मेरे अंदर था कि अब मैं कुछ भी बन सकता हूँ, मेरे पास फ्रीडम है। राइट। तो वहां से मैंने, भगवान की दया से एक कनेक्ट हुई एक रील, और उस रील में था कि एक बंदे पे बहुत बढ़िया सी गाड़ी, करोड़ों रुपए की गाड़ी, जिसको मैं सोच भी नहीं सकता था जी, वो गाड़ी मैंने देखी। पर मैंने ये ढूंढने की कोशिश करी, क्योंकि एक था बड़ा आदमी बनना है, तो वो क्यूरियस माइंड मेरा चला गया जी। तो मैंने ढूंढा ये करता क्या है। तो उसने आगे पीछे से कुछ ऐसी बात आई कि ट्रेडिंग से ये रिलेटेड कुछ करता है। अब मुझे ट्रेडिंग उस टाइम लगती थी कि यार कुछ कपड़े वपड़े का बिजनेस होगा, इधर से उधर, उधर से इधर। मेरे को नहीं पता था कि ट्रेडिंग मार्केट के अंदर स्टॉक मार्केट जैसा कुछ होता है। बट धीरे धीरे करके जब मैं वीडियो एडिटिंग कर रहा था ना सर, उसी के बीच मैंने ट्रेडिंग के ऊपर थोड़ी रिसर्च स्टार्ट कर दी। तो मुझे बड़े बड़े नाम सुनने को मिले, जैसे मिस्टर राकेश झुंझुनवाला। अब जैसे हमने बात करी है कि भाई यहाँ पे हमने नौटियाल, बर्थवाल, रावत नेगी, मैं पहाड़ों से आता हूँ जी, तो हमने यही सुने थे। मैंने कहा झुंझुनवाला, पहले नाम सुन के हंसी आई, पर जब उनकी नेटवर्थ देखी तो शायद मुझे अपने ऊपर हंसी आई। उस टाइम मैंने देखा था कि 15-20 हज़ार करोड़ एक ऐसा नंबर था जिसको मैं सोच भी नहीं सकता था। बट मैंने ये देखा कि इस आदमी ने ये चीजें मार्केट से करी है, स्टॉक मार्केट जैसा कुछ है जिसमें लाल और हरी कैंडल होती हैं, और वहां पे इस बंदे ने इतना पैसा बना लिया। तो वहां से सर मैं इग्नाइट हो गया कि इस काम में कुछ ना कुछ तो है, और आगे जा करके मैं सीखूंगा इसको। पर मेरा अभी ना मन नहीं था वीडियो एडिटिंग छोड़ने का। मेरा पैसा बन रहा था, लेकिन मुझे शिफ्ट होना था। हाँ, लेकिन वही है ना, हो सकता है आपका लोन पूरा नहीं हुआ हो, तो आप रिस्क नहीं लेना चाहते। मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। ओके, तो मतलब फिर आपने धीमे धीमे, जब आपका लोन पूरा हुआ, तब आपने फिर स्टार्ट किया?
ऑन द वे सर क्या हुआ, मेरा लोन धीरे धीरे बढ़ता भी था, लेकिन जो पैसा आता था वो मैं अपने लिए नहीं यूज करता था। ओके। मैं अपने लिए कपड़ा नहीं लेता था, मैं घर पे कुछ नहीं देता था। मेरा जितना पैसा आता था वो लोन का इंटरेस्ट इतना बढ़ जाता था कि मैं उसको दे ही रहा था, बस दे ही रहा था। मैं आपको ये भी बोल सकता हूँ कि 1.5 लाख रुपए के क्रेडिट कार्ड पे मैंने करीबन 6-6.5 लाख रुपए क्रेडिट वाले को ही दिया होगा। और मुझे फोन भी ऐसे ऐसे आते थे कि भाई नहीं भरोगे तो ये नहीं होगा। एक टाइम ऐसा हो गया था कि भैया जो करना है कर लो, है ही नहीं तो आप क्या करेंगे, मार दो भाई, जान से मारना है, आदमी क्या ही कर सकता है। तो धीरे धीरे करके वीडियो एडिटिंग से भी मैंने कोशिश करी चुकाने की, लेकिन पूरा नहीं चुकता था, कुछ ना कुछ पैसा फिर भी बच जाता था। तो धीरे धीरे करके एडिटिंग में भी मेरे को लगा कि इसी से लोन चुका लेंगे, लेकिन जैसा है कि लाइफ सिखाती है, एक टाइम मेरे को काम मिलना ही बंद हो गया बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस, कि किसी का चैनल कुछ हो गया, किसी की कुछ प्रॉब्लम हो गई। और ये काम ऐसा है सर, जब भी एक बंदा काम करता है और इन हाउस नहीं कर रहा है किसी के लिए, फ्रीलांसिंग कर रहा है, तो फ्रीलांसिंग प्रॉपर नहीं होती है। फ्रीलांसिंग में कभी काम मिलता है, कभी काम नहीं मिलता है। तो मेरे साथ भी वही हुआ, मेरा काम बंद हो गया और चाह करके भी मुझे काम नहीं मिला। भले मेरे पास थोड़ी बहुत स्किल्स थी, लेकिन मेरे को काम मिल नहीं पाया। तो फिर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था जब मेरे सारे ब्रिजेस जल गए। और उसके बीच में जब मैंने अपनी ट्रेडिंग की रिसर्च स्टार्ट कर दी थी, तो मुझे लगा था कि अब इससे ही कुछ होगा। तो फिर मैं प्रॉपरली ट्रेडिंग में आना नहीं चाहता था जॉब छोड़ करके, लेकिन जॉब छूट गई, इस वजह से मैं ट्रेडिंग में ही पूरा आ गया। लेकिन कैपिटल आपके पास में थी ट्रेडिंग के लिए डिप्लॉय करने के लिए, और या फिर कहीं से अरेंज किया आपने? बहुत ज्यादा नहीं था। मैं बोलूंगा कि मेरे पास 20-25-30 हज़ार रुपए ही था लगाने को। और 2018 के टाइम पे लगभग मेरा जो ज़ीरोधा अकाउंट है वो 2018 का है। लेकिन मैंने 2018 से ट्रेडिंग स्टार्ट करी नहीं थी, क्योंकि जब 2018 में उस टाइम पे ज़ीरोधा के अकाउंट खुलते थे तो पूरे स्टैम्प पेपर के साथ आपको भेजना पड़ता था वहाँ पे बैंगलोर के अंदर, और आपका अकाउंट अप्रूव होता था। और वहाँ से भी मुझे किसी का फोन आया कस्टमर केयर वाले का कि अन्ना आप 500 रुपये डालो ना। तो मैंने 500 रुपये बोलने पे तो डाल दिया, बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद, लेकिन उसके बाद भी मैं ट्रेड नहीं कर पाया उस पर। मैं इतना डर चुका था, क्योंकि लाइफ में मेरे साथ इतनी घटनाएं हुई थी पैसे से रिलेटेड कि सर पे लोन है, ये मैंने कहा मैं इतना, मेरे को 500 रुपये भी बचा करके चलना है जी। तो ये जो वीडियो एडिटिंग वाला केस था, ये थोड़े टाइम बाद स्टार्ट हुआ, आई थिंक मैं बोलूँगा कोविड के बाद। और कोविड के बाद से ही मैं फुल फ्लेजेडली मार्केट में अपनी कैपिटल इन्फ्यूज करके ट्रेड करना स्टार्ट किया था। ओके। मतलब जो 2 साल गए 2018 से 2020 तक, क्योंकि 2020 में कोविड आया था। हाँ जी। तो उस समय मतलब कि आपने कुछ अर्निंग्स शुरू कर दी थी स्टॉक मार्केट से या नहीं? स्टॉक मार्केट में उस टाइम मेरी अर्निंग नहीं थी, बट मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरी अर्निंग उस टाइम पे मार्केट में रिसर्च थी। ओके। तो मतलब आप लर्न कर रहे थे और आप ये सीख गए थे कि मार्केट में पैसा कैसे बनाना है। अगर आपके पास में कैपिटल होती तो यू कैन डू दैट। मतलब मेरे को बेस क्लियर था मेरे हिसाब से। देखो, कोई भी बंदा ये नहीं बोलता है कि मेरे को कुछ नहीं आता है जी। और मैं तो ये बोलता हूँ कि किसी को, देखो, सिर्फ आपका समय आता है, और जब आपका समय आता है तो आपको सब कुछ आता है, सीधी सी बात है। मैं उस टाइम पे 2018 से बीच मार्केट को इतना समझ चुका था कि आप RSI पूछो, मैकडी पूछो, सपोर्ट रेजिस्टेंस, SMC, जितनी चीजें हैं वो सब मेरे दिमाग में थी। बस मेरे पास वो कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं इन पे पैसा लगा सकता था, और अगर कॉन्फिडेंस भी था तो लोन्स इतने थे कि मैं पैसा नहीं लगा पा रहा था उन चीज़ों में। बट मतलब पूरा टेक्निकल एनालिसिस आपने समझ लिया था और उसकी खूब पढ़ाई कर ली थी, रिसर्च कर ली थी इसके बारे में, सो दैट यू कैन एनालाइज कि कैसे ये वर्क करता है। राइट। बट यू डोंट हैव द कॉन्फिडेंट कि भाई अभी पैसा लगाना चाहिए। राइट। तो वो कॉन्फिडेंस कब आया आपको? देखिए, वो कॉन्फिडेंस तभी आया जब मेरा काम बंद हो गया। जब मेरा काम बंद हुआ तो मेरे पास कोई ऑप्शन बचा ही नहीं, और मैंने इतना बेस बना लिया था मार्केट में कि अब मुझे चीजें समझ में आती हैं कि क्या होता है और कैसे होता है। तो मैंने पहले स्टार्टिंग में अपनी जो कैपिटल डाली 15-20 हज़ार 25 हज़ार रुपए, वो इसलिए डाली कि मैं मार्केट में स्टॉक ट्रेडिंग से स्टार्ट कर सकूं। तो मैंने आते ही फ्यूचर एंड ऑप्शन नहीं किया था, और मुझे कभी पता भी नहीं था कि मैं फ्यूचर एंड ऑप्शन कभी करूंगा जी। अगेन मैं बोलूंगा कि मुझे कभी विश्वास ही नहीं था कि मैं इतने बड़े कैपिटल पे भी आज जो मैं ट्रेड कर रहा हूँ उस कैपिटल को डिप्लॉय कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास 25 हज़ार रुपए था। और वो 25 हज़ार रुपए में मैंने स्टॉक ट्रेडिंग स्टार्ट करी, छोटे छोटे स्टॉक्स, जिसमें मेरा 10 रुपए से लेकर 20 रुपए ऊपर नीचे होता था। लेकिन एक चीज मैंने इसमें ये सीखी अपने लिए कि मैंने कभी ना मार्केट में पहले ही घुस करके पैसा कमाने की नहीं सोची, क्योंकि मेरे को जो दंड मिल गए थे जी पैसे का गलत यूज करके, कि लालच में आपके साथ क्या हो सकता है, हवाबाजी में क्या हो सकता है, इसलिए मैंने मार्केट में पहले जो अपना कदम रखा वो साइड में रखा कि पहले टेस्ट करते हैं वाटर्स को, मेन पानी में कूदने से पहले। मतलब आप एक स्नाइपर की तरह ट्रेड कर रहे थे, 10-20 रुपए आते थे, आप मार्केट से बाहर हो जाते थे। उससे मेरा घर चलता नहीं था, बट मेरे को ये था कि कुछ चीजें आगे बढ़ रही हैं। हाँ। नॉर्मल से कुछ चल रही है, बाकी मेरी अभी सेविंग्स थी जो खत्म होने की बात पे जी, तो वहां तक भी मेरा कुछ हिसाब किताब क्लियर नहीं था। फिर कैपिटलाइज कैसे हुआ? मतलब कि ऐसा कौन सा टर्निंग पॉइंट आया जहाँ पे आपको ये कॉन्फिडेंस आ गया कि अब इससे मेरा घर चल सकता है और इससे मैं सारे काम कर सकता हूँ? सर देखिए, मैंने बहुत टाइम तक मार्केट में पैसा डालने से डरा हूँ, 2-3 साल जो मैंने स्टार्टिंग के साल थे। लेकिन सर एक टाइम तक
20,000 उड़ाने के बाद ना मुझे ये समझ आ गया था, जी, एक लास्ट बार मेरा पैसा 50,000 रुपीज जब मैंने डाला था तो वो कैपिटल जाने से रुक गया था। ओके, और मैं इतना वेल प्रिपेयर्ड था इन्फॉर्मेशन से कि मुझे इतना जरूर पता था कि आपका पैसा कमाने से इंपॉर्टेंट है कि आपका पैसा जाने से रुक जाए। बिल्कुल ठीक। मार्केट में 99% लोग लॉस कर रहे हैं, बिल्कुल, 1% आदमी कमा रहा है। जी, मुझे ये नहीं देखना है कि मेरे को कमाना है। अगर मैं 99% लोगों का काम से हट जाऊं, लॉस करना बंद कर दूं, तो मार्केट के पास कोई अदर ऑप्शन नहीं है कि मुझे 1% की कैटेगरी में डाल दे। बिल्कुल ठीक है। तो वो जब 50,000 रुपए मेरा रुक गया ना जी। कुछ महीने का, कि 53 जाता था, 49 हो जाता था, 48 जाता था, 54 हो जाता था, और पूरा मेरा कुछ टाइम के साथ 6-7 महीने मैंने किया और मुझे लगा कि अब मैं ब्रेक इवन पे आ गया हूँ। सिर्फ मेरे चार्जेस गए थे, तो मुझे था चार्जेस तो मैं ब्रोकर से वापस ले लूंगा, लेकिन एटलीस्ट मार्केट में मेरे से कोई पैसा नहीं ले जा रहा है। तब जाकर के मैंने स्टार्ट किया कि मैं फुल फ्लेजेडली इसको करने की कोशिश करूंगा। मतलब ये कितने टेन्योर लगा? 2018 से अगर इस डेट की मैं बात करूं, बोल सकते हैं सर 21-22 तक ये चीजें हुई होंगी। 21-22 तक हुई होंगी। तो मैं ये कह सकता हूँ अपने दर्शकों को कि कम से कम आपको भी अच्छा ट्रेडर बनने में 3 साल लग गए, क्योंकि 3 साल इज अ टेस्टिंग फेज। पर ये कोई छोटा मोटा टेन्योर नहीं है। बहुत सारी परेशानियां आती हैं एक ट्रेडर के जीवन में, तभी वो कहीं जाके सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाता है और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाता है। राइट। तो फिर जैसे कि एक जर्नी होती है ट्रेडर की कि भाई एक लिमिट होती है, माइंडसेट होता है कि भाई मैं 10,000 रुपए का स्टॉप लॉस दे सकता हूँ या मैं 10,000 रुपए का प्रॉफिट कर सकता हूँ एक दिन के अंदर, ठीक है, या फिर एक हफ्ते के अंदर। तो ऐसा कुछ प्राइस रेंज आपके मन में चलता था कभी ट्रेडिंग करते समय, या कि जो हो रहा है मार्केट में, जो मार्केट हमें रिवॉर्ड कर रहा है या हमें पेनलाइज कर रहा है, उसी हिसाब से आप चलते रहते थे? देखो सर, स्टॉप लॉस की तो मैं बहुत ज्यादा इज्जत करता हूँ पहले से ही जी, क्योंकि अगर मैं अपने जीवन में कोई डिसीजन नहीं लेता, अपने लाइफ में भी स्टॉप लॉस लगा लेता जी, तो शायद मेरे कुछ पैसा जाने से बच जाता। जी। लेकिन कभी कभार पैसा जाना जरूरी होता है। अगर मेरा 8-10 लाख रुपए का कर्जा सर पे होता नहीं जी, तो मैं मिनिमम 8-10 लाख रुपए कमाने की कोशिश करता नहीं। ठीक बात है। तो मैं इससे प्रमोट नहीं कर रहा हूँ कि आप बड़े बड़े मार्केट में स्टॉप लॉस लीजिए, जी, लेकिन पहले लॉस लीजिए। इंपॉर्टेंट है, आप पहले लॉस लीजिए। अगर छोटे लॉस जा रहे हैं तो अच्छा है, आपको समझ आएगा कि एटलीस्ट इतना पैसा तो अब मुझे दोबारा मार्केट से कमाना है। मैं पर्सनली क्या करता था सर, मैं लगभग मैंने कोई अपना ऐसा रूल नहीं बनाया था कि 5% 10%। मैं हमेशा ये देखता था कि अगर मैंने एक लॉट लिया है जी, तो मार्केट में 20-30 पॉइंट के आसपास कितना स्टॉप लॉस बन रहा है। ओके, मैं 20 पॉइंट 30 पॉइंट के हिसाब से निफ्टी में लगा देता था, उसका डेल्टा कैलकुलेट करके मैं ऑप्शन में लगा देता था। तो मेरा जो बेस बना था वो इसी तरीके की कैलकुलेशन पे बना था। यानी कि आप बोल सकते हैं कि मैं 20 से 30 पॉइंट के स्टॉप लॉस निफ्टी इंडेक्स पे लेकर के उसके डबल टारगेट पे काम करना स्टार्ट कर रहा था। लेकिन अभी तक भी मेरे पास कोई प्रॉपर ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं थी जिसपे मुझे कॉन्फिडेंस आया कि भाई ये चीजें हो रही है। ठीक है, चीजें चल रही थी, लेकिन एक ऐसा नहीं था कि मैं इसी चीज को करियर भी बना सकता हूँ। ओके। तो मतलब ये आपको कब लगा कि अभी मैं अच्छे से सीख गया हूँ और लोगों को सिखा सकता हूँ, एज अ मेंटर मैं मार्केट में उतर सकता हूँ? देखिए सर, आई थिंक आई स्टार्टेड टीचिंग और मे बी कमिंग ऑन द यूट्यूब इन 2024 या लेट 2023, वो देखना पड़ेगा कब का। Okay. लेकिन उससे कुछ साल पहले तक जो मैं चीजें कर रहा था उसमें मेरा सिर्फ और सिर्फ प्राइस के बिहेवियर के ऊपर मेरी रीडिंग थी। Okay. मार्केट में मेरा पैसा जब जाने से भी रुक गया था ना, तो भी मैं प्राइस के ऊपर ही काम कर रहा था। लेकिन मेरा ब्रेक थ्रू कब आया जी, जब मैंने ये समझा, जब मेरे को क्लिक हुआ कि अगर मेरा पैसा जा रहा है तो ये मार्केट में हवा नहीं बनता है, ये मार्केट में किसी की जेब में जा रहा है। जब मैंने डीप डाउन इस पे और रिसर्च करी तो वो जिसकी जेब में जा रहा था उनके कुछ नाम थे। एक था FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जो बाहर के विदेशी आते हैं, करोड़ों रुपए लगाते हैं, लेकिन कमाते कैसे हैं? रिटेलर के लॉस से। और दूसरे होते हैं प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स, ये भी अच्छे खासे छोटे मोटे हेज फंड, छोटे मोटे म्यूचुअल फंड या इंडिपेंडेंट ट्रेडर्स जो हैं। तो मैंने ये सीखा कि अगर मैं इन लोगों की पोजीशंस देखना जान जाऊं एक दिन पहले जी, तो शायद जो प्राइस का एज मेरे पास है वो और इम्प्रूव होकर के आ जाएगा, क्योंकि अब मेरे पास डेटा का एज भी होगा। तो मैं बोलूंगा कि मुझे कॉन्फिडेंस मार्केट में उस दिन से लगा जिस दिन मैं अपनी स्ट्रक्चर को प्रेडिक्ट करने लग जाता था। मैं क्या करता था सर, जब कभी भी मैं बोलता हूँ कि अगर आपको ट्रेडर बनना है ना, तो आप सबसे पहले बोलना सीखो कि ये होने वाला है। राइट। अगर आप बोलोगे नहीं ना ये होने वाला है, तो आपको ना बाद में सबको चार्ट दिख जाता है, बाद में सबको पता चलेगा हाँ यहाँ से ये करना था, यहाँ से वो करना था, EMA तो ये बोल ही रहा था ना, देखो मैकडी तो ऐसा ना, सब बोलेंगे। आपको किसी और को बताने की जरूरत नहीं, आप अपने ही व्हाट्सएप से खुद ही को या अपने किसी रिलेटिव को मैसेज डाल दो कि मार्केट में ये हो सकता है। कॉल टिप मत दीजिए किसी को, लेकिन आप एक प्रिडिक्शन डाल दीजिए, क्योंकि अगर आपकी स्टडी राइट हो रही है बार बार तो आप राइट डायरेक्शन में काम करो, एटलीस्ट आप इस चीज को डॉक्यूमेंट कर पाओगे। मैंने यही किया, जब मेरे हाथ में डेटा लगा
मुझे डेटा देखने की स्किल्स धीरे धीरे करके डेवलप होने लगी। तो मैं ये समझा, मैंने खुद मैसेजेस डालने स्टार्ट कर दिए थे कि ये होगा। तो मैंने देखा कि मेरे 6-7 दिन जो मैं बोल रहा हूँ मार्केट वैसा ही स्ट्रक्चर बना रहा है। मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट में वोलेटिलिटी आएगी बॉटम से, तो वो बॉटम से वोलेटिलिटी आ जाती थी। मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट में टॉप से मार्केट क्रैश हो सकता है, तो वो क्रैश होने लग जाता था। बट वो कोई ऐसी ज्योतिष नहीं थी, कोई वो नहीं था कि मैं तुक्का मार रहा था, वो डेटा पे एक दिन पहले मुझे दिख रहा था। अब मुझे क्या करना था, सिर्फ उसके हिसाब से लाइव में ट्रेड प्लान करना था। तो जब मैंने ये करना शुरू किया तो मेरी इंट्राडे ट्रेडिंग इतनी स्ट्रांग हो गई ना कि मुझे खुद कॉन्फिडेंस लगने लगा कि अब मुझे किसी और काम की जरूरत नहीं है, बस मुझे अब धीरे धीरे करके अपना कैपिटल इंक्रीज करना। ग्रेट। तो जो भी आपने कैपिटल डाली थी, इन्वॉल्व की थी, और उसको आप एक्यूमुलेट करते चले गए, जो भी प्रॉफिट आता गया उसी में रखा आपने ड्रॉ डाउन बहुत कम किए, जैसा मैं समझ पा रहा हूं। लेकिन सर मैं ये बोलूंगा कि मैंने मार्केट से बहुत ज्यादा कैपिटल नहीं बनाई। ओके। मैंने कैपिटल बाहर से डाल करके ही मार्केट में रिटर्न्स बनाए। और ये सबसे बड़ी चीज है जो लोगों को सीखनी चाहिए। बिकॉज एक नया ट्रेडर आता है, उसको ये लगता है कि अब जैसे मैं अगर आधी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे दूं कि मैंने 20,000 से आज 1 करोड़ की कैपिटल जमा कर ली है, तो वो गलत होगा। राइट। मैंने 20,000 से सीखा और मार्केट में गवाया। 20,000 से सीखा, गवाया, 50,000 रोक लिया, लेकिन उसके बाद पैसा बनाने के लिए मैं मार्केट में कैपिटल लेकर के आया। ओके। मैं मार्केट में ROIs पे काम करता हूँ। कभी भी मार्केट में ऐसा नहीं होता कि आप 5,000 रुपए लाओ और आप 5 लाख रुपए बना लो। अगर इतना आसान होता तो अम्बानी साहब सारे काम छोड़ करके ट्रेडिंग ही कर रहे होते। हाँ, जितने भी सक्सेसफुल ट्रेडर हैं उनका CAGR अगर आप देखेंगे मार्केट में तो 40% के आसपास है, इससे ज्यादा नहीं है किसी का भी। राइट। और वो तो इतने सक्सेसफुल ट्रेडर है तब वो 40% निकाल सकते हैं। तो वी कांट एक्सपेक्ट टू मच फ्रॉम द मार्केट। इन चीजों पे भी सर हम आगे बात करेंगे कि CAGR इज अ मिथ। क्योंकि अगर आपके पास राइट चीजें हैं जी, तो आप सीखो उनसे कि उन्होंने 40% के लिए क्या किया है जी, लेकिन आप उनकी मिस्टेक्स भी फाइंड आउट करो कि वो 80 क्यों नहीं बना पा रहे। राइट। क्योंकि मुझे लगता है अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन कर रहे हो जी, तो आपको सिर्फ निफ्टी बीट करने के लिए नहीं करना चाहिए, आपको कहीं ना कहीं मार्केट को बीट करने के लिए चीजें करनी चाहिए। राइट राइट राइट। तो सर जैसे कि आप ये तीनों चीज़ें यूज़ करते हैं, टाइम साइकिल, डेटा, उसके बाद में प्राइस एक्शन, इन तीनों से आपका सबसे बड़ा प्रॉफिट क्या हुआ है और कब हुआ है? सर मैक्सिमम तो देखो अभी जर्नी बहुत लंबी है जी, लेकिन अभी तक का एक सबसे बड़ा प्रॉफिट मेरा रहा है 8,45,000 रुपए का। वो भी ये जो अभी लास्ट 6 तारीख गई है, रिसेंट ही है, रिसेंट 6 तारीख जो गई है, उस दिन मैंने एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया था जी, और बता करके किया था कि भाई यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट बुलिश हो सकता है। अगेन देयर इज अ डिस्क्लेमर कि कॉल और पुट ये जो आप टेलीग्राम से लेते हैं ये वो तरीका नहीं है, लेकिन अपनी डॉक्यूमेंटेशन के लिए मैं कुछ स्टूडेंट्स के साथ ये शेयर करता हूँ, लेकिन ऐसे नहीं कि कोई भी कॉल और पुट वहाँ पे खरीद सके। तो मैंने बताया था कि मार्केट यहाँ से बुलिश हो सकता है, और सर ऐसे टाइम पे बताया था जहाँ पे ट्रम्प बिल्कुल ईरान के पीछे पड़ा था कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो टाइम साइकिल से आप ये चीज प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि किस दिन मार्केट की कौन सी डायरेक्शन हो सकती है, बट ऑब्वियसली देयर इज अ रिस्क इन्वॉल्व। 7 तारीख को मार्केट थोड़ा सा अप था, लेकिन आप अगर 8 तारीख का चार्ट जाकर के देखेंगे ना तो मार्केट ने 1000 पॉइंट गैप अप मारा था। राइट। तो आपने 6 तारीख को ट्रेड लिया था और एग्जिट किया था आपने 8 तारीख को। 8 तारीख को मेरा एग्जिट हुआ था, उतना ही मेरा टारगेट था। आई वाज एक्सपेक्टिंग 1000 पॉइंट्स और वो मैंने टॉप पकड़ा है। अब देखो ऐसा नहीं कि हर बार बॉटम और टॉप पकड़ सकते हैं, लेकिन मेरा टारगेट था, मैं निकल गया और उसके बाद मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर नीचे कर रहा है, मुझे लेना देना नहीं है, बट आई हैव एग्जिटेड माय प्रॉफिट एंड द टोटल अमाउंट वाज 8,45,000। ग्रेट ग्रेट। तो आपने मतलब एक दिन में ही पूरा लोन चुका दिया। मतलब सर कह सकते हैं कि लोन चुका दिया, लेकिन जर्नी बहुत बड़ी है और अच्छी चीज़ है कि अब वो चीज़ भी छोटी लगती है जितना बड़ा प्रॉफिट है, क्योंकि अब मार्केट में ये चीज़ ना अगर लॉस भी हो जाता है तो भी मैं अपने इमोशन नहीं हिलने देता हूँ, और प्रॉफिट भी आ जाता है तो भी मैं ज़्यादा परेशान और खुश नहीं होता हूँ। मतलब मैं समतल रहता हूँ क्योंकि जर्नी बहुत लंबी है और इमोशंस को अगर बचा करके चलेंगे तो बहुत लंबी। इफ यू कंट्रोल योर इमोशंस देन ओनली मार्केट विल रिवॉर्ड यू। डेफिनेटली। तो बहुत ही अच्छा सर ने जैसा बताया कि सर ने इतना बड़ा प्रॉफिट बनाया है, लेकिन इससे बड़ा भी प्रॉफिट बनाया जा सकता है। तो इसीलिए हम इस वीडियो को सेकंड पार्ट में लेके जा रहे हैं और वहाँ पे हम स्ट्रैटेजी डिस्कशन करेंगे और किस तरीके से सर ने स्ट्रैटेजीज बना के ये सक्सेसफुल जर्नी जी है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। आप स्टे ट्यून रहिए हमारे चैनल पे, और अभिषेक सर के चैनल पे भी आप स्टे ट्यून हो सकते हैं। तो अभिषेक जी का यूट्यूब चैनल है अभिषेक एक्स ट्रेड्स, उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और इनके वीडियोस जाके देख सकते हैं, जहाँ पे काफ़ी चीज़ों के बारे में, टेक्निकल एनालिसिस के बारे में सर ने अलग अलग वीडियोस बना रखी हैं। तो एक बार ज़रूर चैनल को जाके देखिए। मेरा मानना ये है कि आपको वो चैनल पसंद आएगा। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इन्वेस्ट वाइज, वॉच योर प्राइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।